बताएंगे, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएं। टीटीपी ने आसिम मुनीर को खुली चुनौती दी है, एक बेहद बड़ी धमकी दी है, ओपन चैलेंज दिया है यहाँ पर। और कमांडर काजिम हैं जो कि तमाम बड़ी बातें बोलते हैं कि 10 करोड़ के इनामी हैं, आपको बताएं, टीटीपी कमांडर जिन्होंने ये खुला चैलेंज धमकी यहाँ पर दी है। वो कहते हैं कि माँ का दूध पिया है तो लड़कर दिखाओ। आसिम मुनीर को धमकी दी है, चैलेंज दिया है, सैनिकों को मरने ना भेजें, खुद मैदान में उतरें। और इसके अलावा वो कहते हैं कि हिम्मत है तो कोहट आकर मुनीर दिखाए। उसके बाद ये धमकी जो दी गई है, टीटीपी ने मुनीर पर निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि हमने देखा कि टीटीपी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान को और भी तेज कर दिया है और आसिम मुनीर को ये खुली चुनौती, ये बेहद बड़ा चैलेंज दे डाला है, जहां पर तमाम ऐसी बड़ी बातें, ट्रिगरिंग बातें बोली गई हैं। आतंकियों के खिलाफ अभियान तो देखा ही जा रहा था, जिस तरीके से लगातार टीटीपी हमलावर है। आए दिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर अटैक्स देखे जाते हैं। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर और बातचीत करेंगे। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं और मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमले लगातार देखे जा रहे थे, टीटीपी लगातार हमलावर था और पाकिस्तानी सैनिक हम देख रहे हैं आए दिन खदेड़े जाते हैं, लेकिन अब देखिए मुनीर को तो यहाँ पर रियलाइजेशन हुई नहीं कि वहाँ पर लगातार पाकिस्तान सेना खदेड़ी जा रही है, लेकिन टीटीपी के कमांडर को हो गई तो उन्होंने खुली चुनौती आसिम मुनीर को दे दी है। क्या लगता है, इसको लेकर जवाब भी देते हुए नजर आएंगे? मैदान में उतरना तो दूर की बात। देखिए हर्षा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो टीटीपी है वो बेसिकली 2007 में उसको बनाया गया था और उसको बनाने में नो डाउट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और उस समय आप समझ सकती हैं कि उसका मेन जो एजेंडा था इस्लामी शरिया को वहां स्थापित करना था। और दूसरा एक चीज आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका से जो नीति थी, जो उसकी पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करती थी, उससे उसको बचाने का उसका काम था। लेकिन अभी आप पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने जो घुटने टेक दिए हैं और जिस तरीके से वो अपने लैंड का सौदा कर रहा है और जिस तरीके से वहाँ के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और खास करके जो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे टिका हुआ और उसी को नेतृत्व करता है टीटीपी। अब जिस तरीके से वो तालिबान के साथ वो जोड़ के देख रहा है और तालिबान ने 2021 में जिस तरीके से तालिबान सत्ता में आए और अमेरिका को जिस तरीके से वहां से भगाया और उस भगाने के बाद वो तालिबान बदल चुका है। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना के वहां पे डेवलपमेंट करना चाहता है, काम करना चाहता है और इन सारी नीतियों को विरोध कर रहा, क्योंकि इस बेल्ट में आप देख लीजिए चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा वहां पे था और उसी को कंटेन करने के लिए अमेरिका जो अपना एयर बेस है जो अफगानिस्तान में लेने का प्रयास कर रहा है और उसी को ध्यान में रख के इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो जिस तरीके से इमरान खान को जेल में डाला गया है, जिस तरीके से वहां के लोग निकल के आ रहे हैं, तो ये एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट वहां पे है। लेकिन उन सब चीजों से बचने के लिए उन्हें पता है कि आज चाइना छोड़ के जा चुका है, चाइना आज के डेट में बिल्कुल ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हर देश अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, तो और आज अमेरिका वही चीज चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गेम ऑफ मिनरल शुरू हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में मिनरल्स की लड़ाई चल रही है और उस बेल्ट में वो चाहे खैबर पख्तूनवा हो या बलूचिस्तान, वो मिनरल से भरा हुआ एक प्रांत है और उसको अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और उसी के तहत ये सारी चीजें, घटनाएं हम सबको देखने को मिल रही। क्योंकि टीटीपी ने जिस तरीके से एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को उसके अंदर कुछ, उसका ओरिजिन उसी आधार पे हुआ था, लेकिन आज जब अमेरिका के साथ हम पाकिस्तान बिल्कुल खड़ा हो रहा है और उसमें नो डाउट वहाँ की जनता इस चीज में नहीं है, वहाँ की जो आर्मी है और खासकर जो शहबाज शरीफ है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अमेरिका के साथ जा रहे हैं और इसीलिए घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं फिर एक हर्षा जी कहना चाहूंगा कि आज का जो अफगानिस्तान है और जो खास करके टीटीपी है, वो पहले वाला टीटीपी और अफगानिस्तान ने ये चीज पाकिस्तान समझने में भूल कर रहा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि उसके हर प्रांत में, चाहे कि देखिए पाकिस्तान एक नेचुरल राज्य कभी देश कभी रहा ही नहीं है, वहां पे सबकी आइडेंटिटी की लड़ाई है और उसी को लेके आज टीटीपी आगे बढ़ रहा है। तो जो मुझे दिख रहा है वो लगता है कि आने वाले समय में ये घटना और तेज होगी और टीटीपी कहीं से पीछे हटने वाला नहीं है। जी हर्षा जी। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, कुछ इसी तरीके का पैटर्न हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था, जब आसिम मुनीर छुप कर बैठ गए थे, दुबक कर बैठ गए थे। हालांकि जब गीदड़ फपकियां देनी होती हैं तो खुलेआम बाहर आ जाते हैं, जब देश का सौदा करना हो तो अमेरिका तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात अपने देश के सवाल की आती है, अपने सैनिकों के सवाल की आती है, तो कहाँ चले जाते हैं? जी हाँ हर्षा जी, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि आसिम मुनीर हमेशा खतरनाक जगहों से दूर रहते हैं। ऐसा कई देशों में होता है।
आमतौर पर जो टॉप लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स को सामने कर देते हैं। मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स जो हैं वो जूनियर ऑफिसर्स को सामने कर देते हैं खतरे के इलाके में। और ये ज़्यादातर जूनियर ऑफिसर्स हैं जो कि इस तरह के ऑपरेशंस में ज़्यादातर इंजर्ड होते हैं या शहीद होते हैं। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को भी मैं शहीद मानता हूं, क्योंकि जो भी है उनकी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, और इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का जो बीज था वो तो अंग्रेजों के समय एक साथ था। अब पाकिस्तान की आर्मी में एक ट्रेडिशन है, वो ये है कि जब इनको कमीशन दिया जाता है तो यंग लेफ्टिनेंट के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बचाना, या अब आज की तारीख में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तालिबान से बचाना एक यंग ऑफिसर का उत्तरदायित्व है। तो ये यंग ऑफिसर्स को इतना जोशीला बना देते हैं कि कई बार ये देखा गया है कि ये खासतौर से पाकिस्तान आर्मी में हमने देखा है कि ये बिना अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बगैर आतंकवादियों की गढ़ की तरफ कूच कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हर साल जो खबरें आती हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, अगर प्रोपोर्शन देखा जाए, जैसे एक बटालियन में आप देखिए करीबन 1000 जवान होते हैं, उस बटालियन में करीबन 40 जेसीओज होते हैं, और उस बटालियन में करीबन 20 ऑफिसर्स होते हैं। तो इस रेशो में अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स की जो मैं शहादती इस्तेमाल कर रहता हूँ शब्द, बहुत ज़्यादा है। तो आसिम मुनीर को मालूम है कि उनको खुद युद्ध भूमि में जाने की दरकार नहीं है। उनके जो मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर्स, या जूनियर ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, वही काफ़ी होंगे आतंकवादियों से लड़ने के लिए। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर मनोज कुमार, हम देखते हैं जिस तरीके से टीटीपी खासा क्रूर मानी जाती है, क्योंकि बेहद ज़्यादा यहाँ पर हमले करती हुई नज़र आती है, बाकायदा इसको वीडियो भी जारी करती है ये दिखाने के लिए कि कितना खामियाजा इसके चलते पाकिस्तानी सैनिकों को झेलना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद केवल सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया जाता है, केवल सैनिकों को ही निशाना बनाया जाता है। इसी बीच हमने देखा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर हमला बोला था, और इसकी वजह से खासा क्रिकेटर्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्रिकेटर्स की जान चली गई थी। देखिए हर्षा जी, टीटीपी नो डाउट एक बिल्कुल जिस तरीके का संगठन है और वो अपने एक रेडिकलाइजेशन के लिए जाना जाता है, और पाकिस्तान इससे भली भांति परिचित है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने निर्दोष लोगों पे हवाई हमला करके मारा, और अभी इसके पहले कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया था कि इसके जो चीफ है उसको उसने मार दिया। लेकिन कल वीडियो फुटेज निकल के आ गया कि, और उसने मुनीर को खुली धमकी दी है कि अभी जिस तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट को पैनलिस्ट जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, क्योंकि ये लोग एक आम सैनिकों को भेजते हैं नीचे, और ऑब्वियस है कि वो देश के नाम पे जिस तरीके से उनकी शहादत हो रही है, तो इसके चलते वहाँ पे सिविलियन में रोष भी है, क्योंकि पाकिस्तान सेना एक प्रोफेशनल सेना है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे टीटीपी अटैक करके, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा हर्षा जी, उसने पूरा पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो कैपिटल है उसको पूरा अपने कब्जे में ले रखा है। वहाँ की जितनी भी चेक पोस्टेज हैं, वहाँ के जितने भी पुलिस जो लोकल कंट्रोल है, वहाँ टीटीपी के कंट्रोल में है। वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे निकल के आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान वहाँ से मैदान छोड़ चुका है। और ये जिस तरीके की घटनाएं वहाँ पे घट रही है, एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है, आप तब से, क्योंकि इमरान खान एक चुनी हुई सरकार के रूप में आए थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाह रहे थे, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने बोला कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, चूंकि पाकिस्तान एक नेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, उन्होंने बोला कि हमारा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज होगा, और उसने अमेरिका को छोड़ के रसिया की तरफ जाने का प्रयास किया, तो आप देख सकते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी तख्ता पलट हो गई और उनको जेल में डाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान राजनीतिक स्तर पर विफल हो चुका है, आर्थिक स्तर पर भी विफल हो चुका है, क्योंकि लगभग $80 ट्रिलियन का उसके ऊपर कर्ज चल रहा है। और तीसरा, जिस तरीके से ये लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीर हो, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लड़ाई हारने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल का तगमा दिलवा लिया आसिफ मुनीर ने, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या रणनीति है। क्योंकि ये जो इन लोगों की नीति है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के आधार पर टिकी हुई है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के रूप में था, लेकिन वो हो सकता है जिस प्रकार से टीटीपी और बलूचिस्तान अटैक कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। जी हर्षा जी, बिल्कुल वो दिन
नजदीक ही नजर आ रही है, जब खंड खंड होता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम विफलताओं का आपने जिक्र किया, उसके बावजूद यूके देवनाथ जी समहाउ इनको फंड्स भी मिल जाते हैं, शहर भी मिल जाते हैं। हालांकि उसके बदले देखा जाता है कि खासा सौदा भी करना पड़ता है। लेकिन ये शहर क्यों मिलती है जब मालूम है कि आतंकी माइंडसेट पाला हुआ है पाकिस्तान? हाँ, वर्षा जी, हर्षा जी, हो ये रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की दरकार है जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स की वजह से। एक तो यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका के जो स्पाई प्लेन्स हैं वो लैंड करते हैं और वहाँ पेशावर से ऑपरेट करते हैं जब उनको तिब्बत में या चीन में जाके टो लेनी पड़ती है। इस तरह से अमेरिका को मालूम है कि भविष्य में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में उनको एक फुटहोल्ड चाहिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो उसके लिए फुट स्टेप जो है, कदम चलेंगे पाकिस्तान के हाथ से ही, अमेरिका के। फिर अफगानिस्तान में भी अमेरिका की बहुत रुचि है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बोल ही दिया कि अफगानिस्तान का जो बगराम एयरफील्ड है वो अमेरिका के पास होना चाहिए। तो उसको हासिल करने में भी पाकिस्तान की एक मजबूत स्थिति में है। अब कमर्शियल नीड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ज़मीन के नीचे गैस है, ज़मीन के नीचे बलूचिस्तान में कच्चा तेल है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और अमेरिका वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, खदानें खोलना चाहता है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स उछल रहे हैं कि पासनी में एक नया पोर्ट बनाया जाए। ग्वादर में ऑलरेडी चीन ने बहुत बड़ा एक बंदरगाह बना लिया है। अब ग्वादर से मात्र 100 किलोमीटर दूर पासनी में अमेरिका चाहता है कि उनका भी एक बंदरगाह बन जाए। तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को या तो अपनी जेब में रखे या अपनी गोद में बिठा के रखे। इसीलिए वो हमेशा वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB को इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान को बड़े बड़े 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के लोन दिलवाता रहता है। अगर हम देखें, अमेरिका को ये सिस्टम थोड़ा आसान भी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे PPP हो, चाहे PTI हो, इमरान खान वाली पार्टी, या अभी PMLN है, शहबाज शरीफ की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ को मुट्ठी में रखो, क्योंकि वो आर्मी चीफ ही पाकिस्तान का है जो कि असल में पाकिस्तान को चलाता है। तो जैसे हम देखें, अब मुनीर को अमेरिका ने पिछले 2 महीने में 2 बार बुला के बढ़िया खाना खिला दिया, तो मुनीर अब अमेरिका के साथ डांस कर रहे हैं। तो होता ये है कि पाकिस्तान को हाथ में रखना, अपने चुंगल में रखना, अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक दरकार है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये तनाव बढ़ता हुआ नजर आया था, इसी बीच हमने सीज फायर भी देखा। लेकिन क्या लगता है मनोज जी, अभी फिलहाल ये सीज फायर कब तक रहेगा, ये शांति कब तक रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है हिमाकत करने की। क्या एक बार फिर कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आएगा? देखिए हर्षा जी, ये जो सीज फायर है वो सिर्फ पेपर का एक डॉक्यूमेंट है, और जिस प्रकार से अमेरिका का इंटरवेन करता है सीज फायर को लेकर, हम सब देख रहे हैं। अभी इसके पहले सऊदी अरब को या पाकिस्तान का जो एलआई बनाया, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके का सिर्फ पेपर पे उसका एक दिखावा था। आप देख सकते हैं गाजा और इजराइल में भी जिस तरीके का अमेरिका ने रोल प्ले किया, वो भी एक दिखावा है, और कभी भी वहां पे युद्ध शुरू हो सकता है। अब इस बेल्ट में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने पाकिस्तान को घुटने में बैठाया, उसको भी क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप ने जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो गया। और आप समझ सकते हैं कि इसका सीज फायर का क्या औचित्य है। तो ये चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका ने हमेशा से जहां जहां वर्ल्ड में चुनी हुई सरकार है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए हैं, उस सबको डिसमेंटल करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और अपने फायदे के लिए वहां का एक डमी गवर्नमेंट बनाता है। और उसी का ये खामियाजा आज साउथ एशिया रीजन में, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन नेपाल को भी आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे देवनाथ जी ने जिस तरीके से बताया कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड को जिस तरीके से बेस के द्वारा कंट्रोल करता है, लगभग 8-9 उसके बेस है, और हर एरिया में वो चाहता है कि हम किस तरीके से अपने हेजेमनी को बनाए रखें। और उसी के तहत आज जिस प्रकार से वहां पे जो
जो बेस है, बगराम बेस है, उसको लेने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है और चाइना और ईरान और खास करके भारत को कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो इसकी जो रणनीति है, अमेरिका पूरी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सामने एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है और हर देश इसको समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अमेरिका में भी जिस तरीके से ट्रंप का विरोध हो रहा है, वहाँ के लोग लगभग आप देख सकते हैं कि 28-27 राज्यों में उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और लगभग जो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी उनका डिफिसिट चल रहा है और डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का ये जो नीति है, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो चाहे गल्फ का एरिया हो या मिडिल ईस्ट का एरिया हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉलर के दम पे टिका हुआ है और आज जिस तरीके से डॉलर और डी डॉलराइजेशन के लिए पूरे वर्ल्ड इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपनी कूटनीति और सॉफ्ट पॉलिसीज के माध्यम से विदेश नीति में जिस तरीके से एक अपना परचम लहराया, जिसके चलते कहीं ना कहीं आज अमेरिका एक्सपोज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चाइना को भी उसने धमकी दिया, लेकिन आज चाइना के सामने वो टैरिफ वाला अगर आप देख लीजिए तुलनात्मक अध्ययन की, तो सबसे ज्यादा चाइना वहां से रसिया से तेल लेता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक तरीके से नया ऑर्डर ले रहा है और उसमें अमेरिका एक्सपोज हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान और खास करके अफगानिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने खास को मिलता मित्र बताता हुआ भी नजर आ रहा है लगातार। खैर, अब देखना होगा आगे क्या होता है। जो खुला चैलेंज यहाँ पर दिया गया है, क्या ये एक्सेप्ट करते हुए मुनी नजर आते हैं, ये देखने वाले